Hello students, this is your chapter number 10 gravitation. सो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स है वो क्या करता है, मोशन को कॉज करता है। एंड फोर्स मतलब जो मोशन था उसके अलग अलग डिफरेंट तीन हमने रूल्स भी पढ़े थे। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट से गिराते हैं नीचे की तरफ तो वो हमेशा क्या है, अर्थ की तरफ ही मूव करता है। उसी तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो भी क्या है कि सन के चारों तरफ चक्कर निकालते हैं, या फिर मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता रहता है। सो ये जितने भी केसेस होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई फोर्स एक एक्ट कर रहा होता है। लाइक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो उस पर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। या फिर कोई भी प्लैनेट या मून है जो रोटेट कर रहा है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इसी वजह से वो क्या होता है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो फोर्स होता है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से अर्थ की तरफ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है, अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको अब ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अब जब उसको ऊपर की तरफ थ्रो करोगे ना, तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा एंड देन वो वापस नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। ठीक है। सो जो न्यूटन थे उन्होंने एक एप्पल था, तो उस एप्पल को ऑब्जर्व किया था कि जो एप्पल होता है अगर वो पेड़ से गिरता है तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही डाउनवर्ड ही मोशन करता है, नीचे की तरफ ही गिरता है। सो जिस तरीके से अर्थ क्या है, जो एप्पल था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब अब एप्पल नीचे ज़मीन पे गिर रहा है तो वो अर्थ का अट्रैक्शन है उस पर, इसी वजह से वो नीचे गिर रहा है। तो उसी तरीके से जो अर्थ है वो मून को भी अट्रैक्ट करती होंगी। ठीक है। तो ये जो दोनों केसेस थे ना, इनके अंदर क्या है कि उन्होंने यही बताया कि जो हर एक पॉइंट होता है, और जब कोई भी मून है वो चक्कर लगा रहा है, तो उस मून पे ना अर्थ का कोई ना कोई एक फोर्स लगता है, अर्थ एक फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से ही वो रोटेशन कर रहा होता है उसके एक ऑर्बिट के अंदर। वरना अदरवाइज अगर ये फोर्स नहीं होगा तो जो मून है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन करेगा। तो ये जो अर्थ है ना, यही क्या करती है, मून को अट्रैक्ट करके रखती है, मतलब जो एक फोर्स लगाती है मून पे, ताकि वो इसी ऑर्बिट के अंदर ही चक्कर निकालता रहे। सो यहाँ पे इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। ये इस एक्टिविटी में क्या करा है कि अगर आपको एक एक थ्रेड लेना है, ये थ्रेड लिया है, इस पर एक आपको पत्थर लगा देना है, स्टोन लगा देना है एक, ठीक है, बांध देना है। ठीक है। अगर आप इस स्टोन को गोल 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 रोटेट करोगे कुछ इस तरीके से, सो यहाँ पर क्या है कि ये जो थ्रेड है, ये क्या है, आप क्या देख रहे हो कि ये यहाँ पर इसका जो मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब ये जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सर्टेन स्पीड के साथ कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ठीक है। तो ये जो चेंजेस डायरेक्शन होता है ना, मतलब अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है। एंड द फोर्स कॉज बिटवीन cause this acceleration and keep the body moving along the circular path is acting toward the center। तो ये जो फोर्स है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उस मूविंग बॉडी के अंदर, तो ये क्या है कि जो सेंटर की तरफ काम करता है। लाइक अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी का, ठीक है, ये थ्रेड का सर्कुलर मोशन है, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस मतलब हर एक डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन चेंजेस होती जा रही है और हर एक डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये अंदर की तरफ लगता है। यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इस सेंटर पॉइंट की तरफ ही एक्ट करता है वो फोर्स। तो ये जो फोर्स जो
सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से जो स्टोन है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन करता। सो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी जो आपने एक्टिविटी करी है, ये सेम एक्टिविटी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो मून होता है ना, मून भी क्या है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो ये जो ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है ना, तो ये मून के अंदर, मून और अर्थ के बीच में भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसी वजह से जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यही इसी फोर्स की वजह से क्या है, वो अर्थ की तरफ मून के अट्रैक्ट होता है, वो रोटेशन करता है वहाँ पे। नाउ जो थर्ड लॉ था मोशन का, उसके अकॉर्डिंग जो एप्पल होता है ना, वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और उसी तरीके से अर्थ भी क्या कर रही है, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट जो सेकंड लॉ था ना, उसके अंदर क्या था, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, ठीक है। जो फोर्स होता है एंड एक्सेलरेशन होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड मास के, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मास के। सो यहाँ पर क्या है कि जो एप्पल का मास होता है ना, वो क्या है कि अगर हम अर्थ के कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है ना, वो अपनी तरफ एप्पल को खींच रही है, मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है। जबकि होता है ऐसा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट मास कम होने की वजह से एप्पल का, हमें लगता है कि अर्थ जो है एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो सोलर सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें भी क्या है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना सारे, वो सन के चारों तरफ रोटेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हम उनके केस में भी ये चीज़ कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है ना, वो है सन और प्लैनेट्स के बीच में। इसी वजह से जो प्लैनेट्स है ना, वो भी सन के चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो अर्थ है वो मतलब सिर्फ अर्थ ही ऐसी नहीं है कि जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, एप्पल या मून को, बट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स रहता है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसको उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स रहता है ना दोनों के बीच में, लाइक ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स रहता है ना, वो क्या होता है, एक तो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के। मान लो इसका मास m है, कैपिटल M, इसका स्मॉल m है, ठीक है। तो इन दोनों के मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, ये अब देखो, कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पर ये फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शनल तो होता है मास के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मान लो यहाँ पे d डिस्टेंस की दूरी पे हैं ये, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर, और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या हो गया, नीचे की तरफ आया ये d, ठीक है। सो इन दोनों कंडीशन को मिला के अगर हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, एफ इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। सो यहाँ पर यही दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट हो गए, जिनका इसमें से बड़े वाले ऑब्जेक्ट का कैपिटल M मास हो गया, स्मॉल वाले का
छोटे वाले का स्मॉल m मास हो गया, डिस्टेंस d दे दी दोनों के बीच में। ठीक है, तो वही जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फोर्स होता है ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के। मतलब एफ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम के। और यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डी जिसका डिस्टेंस मानी थी हमने, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ के। नाउ हमने दोनों कंडीशन को यहाँ पर साथ रख दिया, तो हमारी इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साथ में हमारा कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। तो इक्वल टू के साथ यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ गया, कैपिटल जी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। तो ये जो जी है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं ना। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एप्लीकेशन कर दिया, मतलब इस डी को इस एफ के पास यहाँ पे भेज दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें जी फाइंड करना हो तो जी को हम इधर की तरफ रहने देंगे और बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास जी आ जाएगा। नाउ ऐसा ही यूनिट होती है जी की, वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल जी की ऐसा ही यूनिट हो जाएगी। एंड जो जी की वैल्यू होती है वो ये होती है 6 पॉइंट, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो जी की वैल्यू होगी ना वो ये होगी 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ना यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में आपको सारी वैल्यूज़ उस फॉर्मूले की दी हुई है। मतलब यहाँ पे कैपिटल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है, डिस्टेंस डी दी हुई है। ठीक है, आपको फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है एफ़। तो अभी मैंने एफ़ का फॉर्मूला आपको बताया था, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके आंसर्स निकालने हैं। सो ये आपका एफ़ निकालने का फॉर्मूला था। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी है ना, आपका आंसर ये आ जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये जो लॉ था इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी। सो इस फोर्स की वजह से ही क्या होता है कि हम लोग क्या बाइंड हो रखे हैं अर्थ से। मतलब अगर हम वॉक कर रहे हैं अर्थ पे तो इसी फोर्स की वजह से हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हम मतलब हमारे पैर ही अर्थ पे नहीं टिक सकते थे, अब हवा में ही रहते, फ्लोट करते। जो मोशन होता है मून का अर्थ के अराउंड, वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है। जो प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, वो भी इसी वजह से करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री फॉल। ठीक है, सो यहाँ पे फ्री फॉल खोजने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। सो यहाँ पर क्या है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसी वजह से क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको डाउनवर्ड, मतलब अगर हम उसको गिराएंगे ऊपर से, तो वो अर्थ की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो इस ये जो मूवमेंट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, डायरेक्शन तो एक ही रहेगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगा। बट क्या है कि अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेलोसिटी का, वो चेंज होता है। मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी उसकी होगी। तो अब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन
तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये किसकी वजह से होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है ना, उस वजह से होता है। तो इससे ये जो अर्थ के ग्रेविटेशनल की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, जो लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं अर्थ का। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड जो स्मॉल जी होता है ना, वो भी एक्सेलरेशन के इक्वल ही होता है, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो सेकेंड लॉ था मोशन का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स होता है ना, वो किस का प्रोडक्ट होता है? मास एंड एक्सेलरेशन का। ठीक है, F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, सो अगर हम कोई भी एम मास के स्टोन को अगर नीचे की तरफ गिराएंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। ठीक है, तो अगर हम जी मतलब जी है वो हमने ए की इक्वल माना है, तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं? जी। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल टू एम जी बन जाएगा। एंड अभी हमने फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, अगर हम इन दोनों फार्मूलों को इक्वल टू करेंगे, मतलब इक्वल टू के इस तरीके से रखेंगे, तो स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। सो यहाँ पे जो एम है वो मास हो गया अर्थ का, डी डिस्टेंस हो गई बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि जो डिस्टेंस को आर की इक्वल मान लें, ठीक है, और आर यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो डी की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ना जी की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें ये जितनी भी वैल्यूज़, जितनी भी टर्म्स हमने यहाँ यूज़ करी है ना, इन सब की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। तो कैपिटल जी की वैल्यू तो अपन ने पहले ही पता लगा ली थी कि क्या होती है, 6.710 इसकी पावर 11 होती है। एंड देन कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ क्या होगा? मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। एंड अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके अब सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। Now next है motion of object under the influence of gravitational force of earth। so यहाँ पे इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पर आपने क्या करा कि कोई भी शीट है, पेपर है, या कोई भी स्टोन है, अगर आप उसको ऊपर से एक एक ही डिस्टेंस से नीचे की तरफ गिराओगे तो उनका जो टाइम है नीचे ग्राउंड तक पहुँचने का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होगा। तो जो पेपर है वो क्या है कि जो ग्राउंड पे लेट पहुंचेगा एज़ कम्पेयर टू स्टोन। तो स्टोन क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि जो एयर का रेसिस्टेंस लग रहा है ना पेपर पे, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। मतलब स्टोन पे जो एयर की वजह से रेसिस्टेंस लगता है वो कम होता है। इस वजह से जो क्या है कि जो पेपर होता है ना, वो ज़्यादा टाइम लेता है अर्थ तक पहुँचने में। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एक्सेलरेशन उसमें आ जाता है जब भी कोई कभी भी फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अगर गिरेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है मास से। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी हॉलो या सॉलिड, मतलब कोई भी हल्की चीज़ या भारी चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे तक गिराते हैं तो वो एक ही टाइम मतलब एक ही रेट से नीचे आएगी। ठीक है, मतलब उनकी स्पीड जो होगी वो सेम ही होगी।
उनके मास पे डिपेंड नहीं करती है। सो जो जी है कांस्टेंट है अर्थ के लिए, अर्थ का जो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पे सभी जितनी भी इक्वेशन थी एक्सेलरेशन जिनके अंदर हमने यूज़ किया था ये मोशन की, उनके अंदर क्या होगा, जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, जी से। मतलब जहाँ जहाँ ए आ रहा था ना एक्सेलरेशन का, वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ वहाँ जी आ जाएगा ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई कार है वो अगर ऊपर से नीचे ग्राउंड पे गिरती है इन 0.5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का 0.5 सेकेंड का टाइम दे रखा है, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और हाइट निकालनी है, तीनों चीज़ें निकालनी है। तो स्पीड के लिए यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करोगे v=at। तो a यहाँ पे दे रखा है एक्सेलरेशन, मतलब जो हमारा g है ये एंड t हमारे को टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकल गई। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा u+v/2। ठीक है, दोनों स्पीड यहाँ पे दे रखी है, u मतलब इनिशियल स्पीड एंड v = फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है, फाइनल स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन 2 करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, s=12 सारा वैल्यूज़ पुट करके निकालोगे तो आपकी यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल भी आ जाएगी।